हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नरेटिव। आज ये अपने बीएनएस की थर्ड क्लास है, क्रिमिनल लॉ की थर्ड क्लास है, जिसमें हम आज चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला अपना है, अच्छा, चैप्टर 5 का नाम क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में चिल्ड्रन को पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या ध्यान रखने वाली है? ये कि इस बार वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस को प्रेसिडेंस दे दिया गया है, उसको प्राथमिकता दी गई है, उसको पहले रखा गया है, बाद में फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ये सब रखा गया है। तो समझ रहे हो कि इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड। पहले इसको भी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में रखा जाता था, लेकिन इसको अभी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, इसको अलग एक कैटेगरी बना दी गई है। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखोगे, राइट? अब बात आती है कि सबसे पहला सेक्शन है जो अपने इस चैप्टर का, वो है सेक्शन 63। सेक्शन 63 में रेप की बात की गई। रेप रेप क्या होता है? तो रेप को की डिफिनीशन में हम सबसे पहले पढ़ें, उससे पहले ये जान लो कि रेप की डिफिनीशन में कितने क्लाजेस हैं? चार। कितने? चार क्लाजेस हैं, चार क्लाजेस। इसमें जो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, जिसमें उसके विल को, उसके फ्री कंसेंट को बताया गया है कि कब फ्री कंसेंट नहीं होगा, वो कितने हैं? तो वो है 7। 7 कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ नॉट गिविंग कंसेंट, या नॉट गिविंग कंसेंट मत कहो, इसको तुम कह सकते हो 7 कंडीशंस ऑफ, 7 कंडीशंस आप क्या कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं कि हाँ, नॉट फ्री कंसेंट ही कह लो। नॉट फ्री कंसेंट मतलब नॉट विलिंग, एक तरह से कह लो नॉट विलिंग। ठीक है, ये कहा जा सकता है। अब इसमें कितने एक्सप्लेनेशन हैं? तो 2 एक्सप्लेनेशन हैं। एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस ये कितने हैं? 2। एक्सेप्शंस इसके कितने हैं? एक्सेप्शन भी 2। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि कितने एक्सप्लेनेशन है रेप के क्लॉजेज में, कितने एक्सेप्शंस है रेप के क्लॉजेज में। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि कितने एक्सेप्शन हैं? 2। कितने एक्सप्लेनेशन हैं? 2। कितने कंडीशंस हैं जो फ्री विल को डिफाइन करते हैं? 7। कितने क्लासेस हैं उसमें? 4। ये बात ठीक है, समझ में आ गई, याद रहेगी। ये तो कुछ समझने वाला था ही नहीं, इसको सिर्फ रट्टा मार के रखना है। नाउ अब हम लोग मेन मुद्दे पर पहुंचते हैं कि रेप होता क्या है। ठीक है, रेप का जो बेसिक मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिजिकली, मतलब बलपूर्वक उसको क्या कर देना, कॉन्फिस्केट कर लेना, दबा लेना, रख लेना, मतलब ज़बरदस्ती कर देना किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो ये जब किसी विमेन के ऊपर किया जाता है तो उसको ये सेक्सुअल असॉल्ट के रूप में ले लिया जाता है, यानी ये क्या हो जाता है? फिर विमेन का रेप हो जाता है। रेप अब होता क्या है, इनमें कौन कौन से एक्ट आते हैं? तो इसमें 4 जो सेक्शंस बताए गए हैं। तो सबसे पहला है पेनिट्रेशन से रिलेटेड। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को घुसाना। हिंदी वाले समझो, पेनिट्रेशन का मतलब होता है घुसाना। अब तुम क्या घुसाओगे, क्या घुसाओगे? तो जो चारों क्लॉजेस हैं, जो चारों क्लॉजेस हैं, उसमें 4 अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो पहले उसमें पेनिस तुम घुसाओगे। पेनिस तुम कहाँ घुसाओगे? टू एनी एक्सटेंट, इस चीज़ को ध्यान से सुनो। टू एनी एक्सटेंट, पहले क्लॉज की बात कर रहा हूँ। टू एनी एक्सटेंट, टू एनी एक्सटेंट। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम, मतलब जो ऑफेंडर है वो अपनी पेनिस पूरा, मतलब फुल पेनिट्रेट करे, फुल पेनिट्रेट करे। दिस इज नॉट नेसेसरी। टू एनी एक्सटेंट, ये किसी भी एक्सटेंट तक होना चाहिए। इवन इफ दैट पर्सन सिर्फ अपनी पेनिस को वेजाइना, वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा या माउथ पर सिर्फ ले जाकर के टच करा देता है, ठीक है, उसको पेनिट्रेट घुसा नहीं देता है, तो भी रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। अब समझ पा रहे हो? तो इसमें लिखा हुआ है, पहले क्लास में लिखा हुआ है, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, टू एनी एक्सटेंट। इस वाली चीज पर ध्यान देखना कि क्वेश्चन पेपर में इलस्ट्रेशन बेस्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ मैन फोर्सफुली क्या कहते हैं,
मतलब ऐसे करके कि अपना पेनिस वो सिर्फ टच करा देता है वेजाइना पे, उसको पेनिट्रेट नहीं कराता है, या मान लो पेनिट्रेट कराता है लेकिन बहुत फुली पेनिट्रेट नहीं कराता, तो क्या वो रेप होगा कि नहीं होगा? तो बाबू इसमें लिखा हुआ है, पहले क्लॉज में लिखा हुआ है टू एनी एक्सटेंट, ये बात याद रखोगे। एनी एक्सटेंट मतलब कोई जरूरी नहीं फुल पेनिट्रेशन हो, जितना भी होगा उसको रेप मान लिया जाएगा, ठीक है। नंबर 2, क्या सिर्फ वेजाइना में को मानोगे? नहीं, उसमें बताया गया है कि जो पेनिस का पेनिट्रेशन होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। माउथ में हो सकता है, माउथ, वेजाइना में हो सकता है, और कहाँ पर हो सकता है? यूरेथ्रा में हो सकता है, और कहाँ पर हो सकता है? एनस में हो सकता है, ठीक है। या तो खुद कोई पेनिट्रेट करे अपनी पेनिस, या उस विमेन को फोर्स करे कि किसी और के साथ ये सब करवा ले, तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नंबर 2, इंसर्ट करे, मतलब इंसर्ट, पेनिट्रेशन और इंसर्शन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन पेनिस के केस में पेनिट्रेशन कहा जाता है, और किसी ऑब्जेक्ट के केस में इंसर्शन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इंसर्ट करे तो इंसर्ट कहाँ कहाँ पर करना है? वेजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस। इसमें माउथ यानी इंसर्ट वाले यानी क्लास बी में, क्लास ए में जब पेनिस की बात आएगी तो 4 चीजें, 4 जगह पर तुम क्या करोगे? पेनिट्रेट करवाओगे, तो तुम ऑफेंडर हो जाओगे। लेकिन क्लास बी में जब इंसर्शन की बात आएगी, इंसर्शन, तो तुम कहाँ कहाँ पर अगर उसको इंसर्ट करा दोगे तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। वेजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस। तो इसमें माउथ नहीं है, क्लास बी में माउथ वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है माउथ वर्ड उसमें ओमिटेड है, तो क्लास बी की बात कर रहा होगा, ये बात भी याद रखना, ठीक है। इसमें बी में माउथ नहीं है, क्लास ए में माउथ भी है, ठीक है। नंबर सी, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई और बॉडी पार्ट, देखो कोई और बॉडी पार्ट को ऐसा करे कि उससे पेनिट्रेशन कॉज हो जाए। कहाँ कहाँ पे? वेजाइना में, यूरेथ्रा में या एनस में। वेजाइना, अगर पहले क्लाज को छोड़ दिया जाए पेनिस वाले को, जिसमें कहाँ कहाँ पेनिट्रेशन की बात की गई है? एनस में, माउथ में, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, ठीक है। लेकिन उसके बाद के किसी भी क्लाज में माउथ को छोड़ दिया गया है और सारे उसमें और ये 3 रहेंगे, एनस, वेजाइना, यूरेथ्रा, ठीक है। कोई भी बॉडी पार्ट और अदर देन पेनिस को पेनिट्रेट कराने की बात की जाएगी तो कहाँ पे? वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में। और अगर पेनिस को की बात की जाएगी तो उसमें माउथ भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अदर देन पेनिस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें माउथ छोड़ करके 3 कैटेगरी आएंगी। कौन कौन सी? एक वेजाइना आएगा, एक यूरेथ्रा और एक एनस आएगा। ये बात याद रहेगी सबको। उसके बाद में अब बात आती है कि ये सब सिर्फ पेनिट्रेट करवा देना या कर देना ही रेप नहीं है, याद रखो। ये पेनिट्रेट कर देना, इंसर्ट कर देना, ये रेप नहीं है। कब रेप होगा? जब उस औरत के, उस विमेन के इच्छा के खिलाफ पेनिट्रेट करोगे। जब उस विमेन के इच्छा के खिलाफ पेनिट्रेट करोगे तब वो क्या होगा? तब रेप होगा। अब इच्छा के खिलाफ को कैसे डिफाइन किया गया है उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। इसमें हमने सब कुछ लिख रखा है, लेकिन हम आपको अलग पेज में समझाते हैं, ठीक है। अलग पेज में समझाते हैं। आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ पेनिट्रेट कर देने भर से, पेनिट्रेट कर देने भर से रेप हो जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? यहां पे उसका कंसेंट नहीं होना चाहिए। अब कैसे पता करोगे कि उसका कंसेंट है कि नहीं है? तो उसमें 7 कंडीशंस बताई गई हैं। कितनी कंडीशंस बताई गई? 7 कंडीशंस बताई गई। नंबर फर्स्ट, अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विल। सी इज नॉट विलिंग और तुम फोर्सफुली उसकी वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस में तुम पेनिस पेनिट्रेट कर रहे हो, तुम कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेप हो जाएगा। अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के खिलाफ तुम कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, वो अपनी सहमति नहीं दे रही है, वो अपनी सहमति नहीं दे रही। अब तुम विल में, अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, इनमें क्या डिफरेंस है?
इसमें डिफरेंस ये है कि कंसेंट वाले में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उतना नहीं कर रही होती है, बट हाँ सहमति दे देती है कि आई एम ऑल्सो, मतलब ये कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, लेकिन वो अपने आप को समर्पित कर देगी कि हाँ मतलब तुम क्या कर सकते हो, तुम पेनिट्रेट कर सकते हो। लेकिन बिल वाले में क्या हो रहा है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। समझ पा रहे हो? तो अगर वो अपने आप को मतलब समर्पित नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट विदाउट हर कंसेंट हो जाएगा, उसकी सहमति नहीं हो रही है उसमें, तब रेप माना जाएगा। ठीक है, अगर उसकी सहमति है तो रेप नहीं है, अगर उसके विल के साथ हो रहा है तो रेप नहीं है। नंबर 3, ये ग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, रट्टा मार लेना सब लोग। विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर or any person in whom she is interested in fear of death or hurt, in fear of death or hurt। ये कंसेंटवा दे दिया उसने, लेकिन ये कंसेंट देते टाइम वो डरी हुई थी कि तुम उसके पापा को, उसके भाई को, उसके बहन को, उसके बॉयफ्रेंड को, उसके हस्बैंड को मार डालोगे या उनको तुम चोट पहुंचा दोगे, तो उसने अपना कंसेंट दे दिया कि तुम पेनिट्रेशन कर सकते हो उसके साथ। तो ये फ्री कंसेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? द आंसर इज नहीं माना जाएगा। तो ये कौन सा क्लास कहता है? क्लास 3 कहता है। नंबर 4, विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज ही इज नॉट, मतलब कोई मर्द अगर है, मेल किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये औरत, ये जो फीमेल है, वो इस मेल के साथ इसलिए सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले रही है, इसलिए अपना कंसेंट दे रही है, इसलिए वो विलिंग है कि वो इसको मान रही है कि इसका क्या है, हस्बैंड है। लेकिन इस मेल को पता है कि ये इसका हस्बैंड नहीं है। तो भैया अगर ये फीमेल हस्बैंड मान करके अपने आप को सरेंडर कर रही है, अपना कंसेंट दे रही है, और तुम पेनिट्रेट कर रहे हो, तुम ये जानते हुए कि तुम इसके हस्बैंड नहीं हो, तो उसका कंसेंट हुआ कि नहीं हुआ? उसका कंसेंट नहीं हुआ। और तुम किस कैटेगरी में फॉल करोगे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद? रेप की कैटेगरी में फॉल करोगे। तो तुमको क्या मिलेगी? रेप की सजा मिलेगी। ये बात ठीक है? कौन सा क्लास है? क्लास 4। नंबर 5, क्लास 5, with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind। मतलब अगर फीमेल कंसेंट दे रही है, एकदम कंसेंट दे रही है, लेकिन ये कंसेंटवा इसलिए दे रही है क्योंकि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उसको अनसाउंड माइंड की है, या वो इंटॉक्सिकेटेड मतलब दारू शराब पिए हुए है, इंटॉक्सिकेटेड, और वो अपना कंसेंट देते रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, पेनिट्रेशन के लिए। तो ये क्या कंसेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? द आंसर इज नहीं माना जाएगा। ये द आंसर इज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने इस कॉन्सिक्वेंस, मतलब जो एक्ट परफॉर्म करने जा रही है या अपने ऊपर जो एक्ट परफॉर्म करवाने जा रही है, वो उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ रही है। ठीक है? वो अपने होशो हवास में नहीं है, अपने होशो हवास में ना होते हुए उसने कंसेंट दिया है। तो कंसेंट है कि नहीं है? वो कंसेंट नहीं है। नंबर 6, विद आर विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई 18 साल की के नीचे की लड़की है, फीमेल बिलो 18 ईयर्स, और ये खूब उछल उछल के अपना कंसेंट दे रही है कि बाबू सोना मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं एकदम, फिर भी क्या तुम उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, मतलब लेजिटिमेटली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते हो। अगर वो 18 साल से नीचे है और अपना कंसेंट एकदम इक्विवोकली एकदम दे रही है, फिर भी अगर तुम उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उसका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तुम किस कैटेगरी में जाओगे? रेप की कैटेगरी में जाओगे। किस में जाओगे? रेप की कैटेगरी में जाओगे। ये बात ठीक है? याद रहेगी। नंबर 7, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। मान लो कि वो गूंगी है, वो बहरी है, उसका हाथ ही पैर नहीं है, वो रेसिस्ट नहीं कर सकती, और तुमने क्या कर दिया, मतलब वो अपने कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर सकती,
और तुमने क्या किया, पेनिट्रेशन कॉज कर दिया उसको, तो क्या उसका कंसेंट माना जाएगा? द आंसर इज नहीं माना जाएगा। तो ये 7 थे जिसमें उसके कंसेंट को कब फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। पहला है अगेंस्ट हर विल, दूसरा है विदाउट हर कंसेंट, तीसरा है जब फियर ऑफ डेथ या हार्ट में डालो उसको या उसके किसी रिलेटिव को। किसी लड़की के सिर पे बंदूक रख के कहो कि आई वांट, मतलब तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हो और वो अपनी राजी हो जाए इस वजह से क्योंकि तुमने उसके सिर पे बंदूक रख रखा है, तो फ्री कंसेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर कोई मेल किसी फीमेल को, मतलब फीमेल को किसी मेल को ये मान रही है कि मेरा हस्बैंड है जबकि वो मेल उसका हस्बैंड नहीं है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो रेप की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। अगर कोई फीमेल अपना कंसेंट देती है जब वो पागल है या क्या है, दारू शराब पी हुए, नशे किए हुए है, तो उसका कंसेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। नंबर 6, कोई फीमेल जो 18 साल से नीचे की है, अगर वो एकदम चिल्ला चिल्ला के अपना कंसेंट दे रही है तो भी उसका कंसेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? द आंसर इज नहीं माना जाएगा। ठीक है। नंबर 7, अगर कोई फीमेल अपना कंसेंट कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है तो उसका कंसेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। अब बात आती है इसके एक्सेप्शंस की, सॉरी एक्सप्लेनेशंस की। एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि जो वेजाइना होती है, वेजाइना, इसमें और क्या आता है? लेबिया मेजोरा आता है। लेबिया मेजोरा आता है। आई होप यू पीपल नो व्हाट इज लेबिया मेजोरा, व्हाट इज लेबिया माइनोरा। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा, गूगल कर लेना। ठीक है, नहीं तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। नंबर 2, जो कंसेंट होना चाहिए, ध्यान से सुनो, कंसेंट होना चाहिए वो एकदम क्या होना चाहिए? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कंसेंट क्या होना चाहिए बाबू? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम किसी लड़की से, तुम एक मेल हो, तुम्हारा मन है किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, तुमने उससे कहा कि मेरा ऐसा मन है, वो भी कह रही है एकदम इक्विवोकल, उसमें कह रही है कि क्या मैं भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहती हूं, तभी सिर्फ माना जाएगा। ध्यान से सुनो, तभी सिर्फ माना जाएगा। अब ये जो कह रही है, ये चाहे वर्ड से कहे, वर्ड से, चाहे जेस्चर से कहे, चाहे कोई भी वर्बल या नॉन वर्बल एक्ट करे, मतलब लेकिन वो अनइक्विवोकल होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। समझ पा रहे हो? और इस वर्ड से, जेस्चर से, अपने एक्ट से वो एकदम बिलिंग, मतलब बिलिंग हो कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहती है, सिर्फ तब उसका फ्री कंसेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये बात याद रहेगी। अब 2 एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये सेक्शन है। ठीक है। एक्सेप्शन 1, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जब कोई मेल किसी फीमेल को किसी फीमेल के अंदर अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है। पेनिस कहाँ? वेजाइना में, माउथ में, एनस में, यूरेथ्रा में पेनिट्रेट करता है। या कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पेनिट्रेट करता है? वेजाइना में, एनस में, यूरेथ्रा में। या कोई भी, मतलब उसी का बॉडी पार्ट वेजाइना में, एनस में, यूरेथ्रा में पेनिट्रेट करवाता है। समझ रहे हो? तो क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है? और वो जो इंसर्शन हो, जो पेनिट्रेशन हो, किसी भी एक्सटेंट तक हो, मतलब जरूरी नहीं कि तुम फुल पेनिट्रेशन करो। लेकिन इसका एक्सेप्शन बाबू क्या है? अगर कोई एक डॉक्टर है, अगर कोई एक डॉक्टर है और कोई वो मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, और इस मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के सिलसिले में वो क्या कर रहा है? पेनिस पेनिट्रेट नहीं करेगा। क्या? कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है, या कोई मेडिकल प्रोसीजर करने में कुछ भी मतलब कर रहा है, तो वो उसकी कैटेगरी में आएगा कि रेप की, कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। ये किसको दिया गया है? ये मेडिकल प्रोसीजर डॉक्टर को दिया गया है। ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 याद रखोगे। एक्सेप्शन नंबर 2 बाबू है कि जब तुम खुद की, मान लो कि तुम एक मेल हो
तुम्हारी शादी हो गई, शादी होने के बाद में तुम अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वाइफ को क्या होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। अगर तुम्हारी वाइफिया भी 18 साल से नीचे है, तो इवन अगर तुम्हारी वाइफ है उसके साथ भी तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो तुम रेप करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ 18 साल के ऊपर है, फिर वो कंसेंट दे और चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शन में बैरक से पढ़ के सुनाता हूं तुमको कि एक सेकेंड। सेक्सुअल इंटरकोर्स आर सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। इसका मतलब एक बार शादी हो गई तो मेल को फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स as and when he desires so, जब मेल का मन करेगा अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, तब वो कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है उसको। बस सिर्फ एक शर्त है कि वो 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। अब वो कंसेंट देती है कि नहीं देती है, वो क्या करती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट लॉ इसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगा। ये बात ठीक है। इसी एक्सेप्शन की वजह से आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, आजकल चल रहा है मार्केट में, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है। भले ही मतलब सारी औरतें अपने हस्बैंड की करतूत को नहीं आकर के मार्केट में बता रही होती हैं, लेकिन कुछ कुछ बताती हैं जिनका डेटा बहुत डरावना होता है। ठीक है, तो वो क्या है, मैरिटल रेप है। ठीक है, इसलिए अगर जो लड़के सुन रहे हैं उनकी कभी शादी हो तो बाबू बिना कंसेंट के कोई काम मत करना, क्योंकि बिना कंसेंट के कोई काम जब किया जाता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। नाउ अब इसके हम पनिशमेंट को देखेंगे। तो ये था पूरा, याद रखोगे। आई एम सॉरी। अब हम लोग इसके पनिशमेंट को देखेंगे। तो पनिशमेंट फॉर रेप जनरली रिगरस इंप्रिजनमेंट कितने दिन का दिया जाएगा, 10 साल का, और लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन दिया जाएगा। या तो तुमको 10 साल के ऊपर का तो सजा मिलना ही मिलना है, 10 साल या 10 साल के ऊपर का रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा, नॉर्मल इंप्रिजनमेंट नहीं, रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा। और कब तक हो सकता है वो, लाइफ के, लाइफ मतलब नेचुरल लाइफ, नेचुरल लाइफ। ठीक है, और प्लस फाइन भी लगेगा। अरे फाइन ये जाएगा कहां, विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम में जाएगा। जो विक्टिम होगी, जिसका तुमने रेप किया है, उसको मिलेगा ये पैसा। ठीक है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में जाता है, विक्टिम को मिलता है। कलेक्ट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, मिलता किसको है, विक्टिम को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। अब इसके अंदर के रेप के वो नहीं पूछेगा, मतलब कि कितनी सजा मिलती है, कब मिलता है, ये सब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि किस सेक्शन में पनिशमेंट रेप की है, तो सेक्शन 64 में, बस। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। सेक्शन 65 किस चीज़ की बात करता है, सेक्शन 64 में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो क्या है कि एग्रीवेटेड रेप कब कहलाएगा। वही जो रेप है वो कोई नॉर्मल इंसान करेगा तो नॉर्मल रेप है, लेकिन अगर कोई पर्सन जो किसी अथॉरिटी में बैठा है, जैसे वो आर्म फोर्सेस का आदमी है, या पुलिस फोर्स का आदमी है, या हॉस्पिटल का डॉक्टर है, या जो विमेन केयर होम होते हैं वहाँ का अगर कोई इंचार्ज है, वो किसी विमेन पर रेप करता है तो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उसको मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये बात याद रखना, क्योंकि वो पर्सन इन पोजीशन है। पर्सन इन पोजीशन कंसेंट को बड़े अच्छे से बड़े आसानी से क्या कर सकता है,
डोमिनेट कर सकता है। ये बात याद रखना। अब बात आती है सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 का मार्जिनल नोट जब आप लोग अपने बैरेक्ट में देखोगे तो है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन, वो सर्टेन केसेस क्या है? वो सर्टेन केसेस बताता है बेटा दो लोगों के बारे में, एक अंडर 16 और नंबर 2 अंडर 12। अगर तुम किसी अंडर 12 बच्ची का रेप करते हो तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी, और अगर किसी 16 साल के नीचे की लड़की का रेप करते हो तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 65 में। इसके अंदर ये जरूर याद रख लेना, इसकी सजा जरूर याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अंडर 16 साल की लड़की है कोई, उसका तुम रेप करते हो तो तुम्हें मिनिमम 20 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकता है। मैंने इसमें लिख भी दिया नेचुरल लाइफ है। ठीक है, और फाइन किसको दिया जाएगा? फॉर मेडिकल पर्पजेस, उस लड़की का दवा कराने के लिए, फॉर रिहेबिलिटेशन, उसके रख रखाव के लिए, उसको अच्छी जिंदगी मिले आगे की, उसके लिए पेड टू विक्टिम को दिया जाएगा। ठीक है, अगर तुम 12 साल की लड़की का रेप करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हें मिलेगा, अच्छा ये डेथ वाला सेंटेंस सिर्फ 12 साल वाली में है, 16 साल वाली में डेथ नहीं है। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। सेक्शन 66 क्या कहता है? तुमने रेप कॉज किया, रेप कॉज करते करते तुम उसकी ऐसी हालत कर दी है कि उसकी डेथ हो गई या वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, मतलब वो उठ बैठ ही नहीं पा रही है, चल फिर मतलब जिंदगी का कोई काम और नहीं कर पा रही है। तुमने इतना उसको पहले तो रेप किया, फिर उसको इतना मारा पीटा, इतना मतलब अपाहिज कर दिया, तो उसका पनिशमेंट कहां मिलेगा? सेक्शन 66 में मिलेगा, सेक्शन 66 में मिलेगा। ठीक है, इसमें भी है मिनिमम 20 साल की सजा है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ। अगर तुम किसी विमेन का रेप कॉज करते हो और उसकी डेथ कॉज कर देते हो, या उसको ऐसे कर देते हो कि वो परसिस्टेंटली वेजिटेटिव स्टेट में रहती है, मतलब वो चल फिर नहीं सकती, अपाहिज हो गई है, तो तुम्हें मिनिमम 20 साल का इंप्रिजनमेंट मिलेगा। और क्या मिलेगा तुमको? या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाएगा, या तो डेथ मिल जाएगा, या तो डेथ की सेंटेंस मिल जाएगी। ठीक है, यानी डेथ पेनल्टी इसमें दिया गया है। ओके, सेक्शन 66, अभी हमने जब रेप के क्लॉज में पढ़ा कि अपनी वाइफ के साथ तुम मन मर्जी जो करो, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफिया से तुम्हारा क्या हो जा रहा है? सेपरेशन हो जा रहा है। तुम्हारी वाइफ से बाबू सेपरेशन अगर हो गया एक बार, और फिर जाकर के तुम्हारा मन किया सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, तो उसमें तुम्हें कंसेंट की जरूरत होगी, तब तुम विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते, तब तुम विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते। अगर तुम विदाउट कंसेंट किए हो तो तुम्हें इंप्रिजनमेंट मिलेगी, कितने? 2 साल से 7 साल तक की सजा मिलेगी, और प्लस फाइन लगाया जाएगा। इसको एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइज्ड नहीं किया गया था आईपीसी में, लेकिन अभी इसको एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अगला है सेक्शन 68, बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। अगर कोई पर्सन अथॉरिटी में है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉज करता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी? रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 5 to 10 ईयर, और या फाइन मिलेगी। पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है? जो नंबर 1 फिड्यूसरी रिलेशनशिप इंजॉय करता हो, फिड्यूसरी रिलेशनशिप, या पब्लिक सर्वेंट हो, या क्या हो, जहां पे विमेन रहती हो उसका क्या हो? इंचार्ज हो। अब ये कहां रह सकती है? वो जेल में हो सकती है विमेन, वो हॉस्पिटल में हो सकती है, वो विमेन केयर होम में रह सकती है। तो वहां सबके लोगों के जो इंचार्ज होंगे, अगर वो मेल हैं और इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो किस सेक्शन में जाएंगे? सेक्शन 68 में जाएंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। अथॉरिटी में कौन होते हैं? ये लोग होते हैं। याद रहेगा सबको? यस और नो? अब इसमें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का वही मतलब होगा जो अभी हम लोगों ने सेक्शन 63 में देखा हुआ है। ठीक है, पीनल इंसर्शन या किसी ऑब्जेक्ट का इंसर्शन कहाँ पे? वेजाइना में, यूरेथ्रा में, माउस में, एनस में,
सॉरी माउस कह रहा हूं, माउथ में, ठीक है। तो ये बात याद रखना। सेक्शन 69 में है, अगर तुम कोई डिसीटफुल मीन करके, मान लो कि तुम शादी का झांसा दे करके किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो तुम किस में जाओगे? सेक्शन 69 में जाओगे। तुम लोगों ने लव जिहाद सुना होगा, लड़कियों को फंसाया जाता है, वो भी किस कैटेगरी में आता है? इस कैटेगरी में आता है। अब समझ पा रहे हो? अगर तुम ऐसे रेप करते हो तो क्या हो जाएगा? वो इंप्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर मिलेगा और फाइन होगा, ठीक है। मतलब तुमने उससे शादी का झांसा दिया कि शादी करूंगा तुमसे, उसने कहा जो जब फ्यूचर का हस्बैंड है ही, सब कुछ होना है ही, तो अभी कर लेते हैं, और उसने सोचा और तुमने कर लिया, तुमने किया वैसे, तुम कहा अरे तुम दूसरे कास्ट की, हम दूसरे कास्ट के, तुम दूसरे रिलीजन के, हम दूसरे रिलीजन के, हम तुमसे शादी कैसे कर लें? ये डिसीटफुल मीन अगर तुमने अपनाया हुआ है तो क्या हो जाएगा? तुम इस सेक्शन में जाओगे। किस सेक्शन में? सेक्शन 69 में जाओगे, याद रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 70, गैंग रेप। क्वेश्चन यही पूछेगा कि गैंग रेप किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 70 में है। गैंग रेप किस सेक्शन में? सेक्शन 70। सेक्शन 70 में कौन सा रेप? गैंग रेप। ये बात याद रखना। गैंग रेप कब होती है? जब दो या दो से अधिक, क्योंकि गैंग तो तभी हो सकती है ना जब दो लोग हों। जब दो या दो से अधिक लोग ग्रुप बना करके, उनमें से चाहे रेप कहे चाहे कोई एक ही करे, लेकिन और सारे लोग अगर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो गैंग रेप कहलाता है, ठीक है। और अगर गैंग रेप होता है तो कितनी सजा मिलती है? 20 साल की सजा मिलती है या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलता है, ठीक है। और ये फाइन जो होता है, मैंने पहले ही बता दिया है, सारा फाइन किसको जाता है? विमेन के लिए जाता है। अगर 18 साल के कम की लड़की है तो तुम्हें नेचुरल लाइफ, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा नेचुरल लाइफ का, या फाइन भी लगेगा, और या तो डेथ इंप्रिजनमेंट मिलेगा। तो ये बात याद रखना। रिपीट ऑफेंडर अगर हो तुम, मान लो कि तुमने एक बार रेप किया, फिर तुमको बेल मिल गई, तुमने दोबारा रेप किया, तो तुमको क्या मिलेगी? लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी या डेथ मिलेगी, ठीक है। रेसिडिविज्म, ये वर्ड याद रखना, रेसिडिविज्म। इसका मतलब होता है तुम बार बार ऑफेंस कर रहे हो, तो तुम्हें इलिमिनेट करना बहुत जरूरी है सोसाइटी से। बात याद रहेगी। सेक्शन 72, डिस्क्लोजर ऑफ विक्टिम आइडेंटिटी। आप लोगों ने सुना होगा कि विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कभी भी कोई केस होता है रेप वगैरह का, तो उसमें लिखा जाता है, मतलब विक्टिम का नाम जल्दी नहीं उजागर किया जाता, या नाम अगर उजागर होगा भी, जैसे निर्भया गैंग रेप केस, तो निर्भया नाम नहीं था उसका, नाम उसका कुछ दूसरा रहा होगा, लेकिन उसका नाम निर्भया निर्भया निर्भया, मतलब उसका कोई एक स्यूडो नेम रख दिया जाता है। लेकिन अगर तुम आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते हो तो किस सेक्शन में जाओगे? सेक्शन 72 में जाओगे। 2 साल के लिए जाओगे तुम, ठीक है। एक्सेप्शंस है इसको, आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं कुछ लोग। कौन कौन कर सकता है? पुलिस कर सकती है, लेकिन पुलिस कब कर सकती है? जब उसको ऑर्डर दिया जाए ऐसा। विक्टिम खुद कर सकती है या उसके घर वाले कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नहीं कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, ये बात ठीक है। अगर तुम रेप की प्रोसीडिंग चल रही है और उसको तुम बिना परमिशन के तुम क्या कर देते हो? पब्लिश कर देते हो, तो तुम्हें सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सजा मिलेगी। किस सेक्शन में? सेक्शन 73 में मिलेगी। कितने साल की? 2 साल की,
ठीक है, और फाइन भी लगाया जाएगा। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? याद रहेगी, बहुत बढ़िया। तो ये था रेप से रिलेटेड, हम लोगों ने देख लिया। अब रेप के छोटे भाई बहनों को देख लेते हैं। रेप के छोटे भाई बहन लोग हैं ऑफ क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट विमेन। विमेन को और भी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, सिर्फ रेप ही उनका नहीं होता है। समाज में सोसाइटी इतनी ज्यादा पेट्रियार्कल है, औरतों की इतनी ज्यादा कमी है कि लोग अपने सेक्सुअल डिजायर को मिटाने के लिए बहुत सारे कष्ट देते हैं विमेंस को, और उसको अपने इस भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया है। क्या क्या कर सकते हैं लोग? सेक्शन 74 में बताया गया है असॉल्ट कर सकते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं, या यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स कर सकते हैं। किस चीज के लिए? टू आउटरेज हर मोडेस्टी। जो विमेन होती है उसकी एक मोडेस्टी होती है, उनकी एक इज्जत, उनकी एक गरिमा होती है। मर्द की कोई गरिमा वरिमा नहीं होती, मर्द की कोई मोडेस्टी नहीं होती, सिर्फ विमेन की होती है। यह बात याद रखना। तो ये जो मोडेस्टी आउटरीच करने के लिए अगर तुम कोई काम करते हो, क्या यूज करते हो? असॉल्ट करते हो, उसको मारते पीटते हो, या उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स कर लगाते हो, तो तुम्हें कितने दिन की सजा मिलेगी? तुम्हें कितने दिन की सजा मिलेगी बेटा? तुम्हें 1 से 5 साल तक की जेल में हो सकती है, या और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 75 में डिफाइंड है। सेक्सुअल हैरेसमेंट कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 75 में डिफाइंड है। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है? अगर कोई मैन है, यह बात याद रखना, सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ कौन कर सकता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ मैन कर सकता है। और ये आउटरेज द मोडेस्टी कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, मेन विमेन दोनों कर सकती है। ये जो विमेन की मोडेस्टी को आउटरीच कौन कौन कर सकता है? मेन और विमेन दोनों लोग कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ मैन कर सकता है। ये बात याद रखना। अब होता कैसे है सेक्सुअल हैरेसमेंट? तुम कोई भी अनवेलकम कॉन्टैक्ट करो, जैसे तुम किसी बस में जा रहे हो, उसको तुम बार बार टच कर रहे हो नाजायज में, या कोई विमेन है और सड़क पर जा रही, तुम नाजायज में उसको अपना पेनिस दिखा रहे हो, या उस पर तुम सेक्सुअल कमेंट कर रहे हो, तो क्या है? उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट है। किसी विमेन को तुम पोर्नोग्राफिक वीडियो दिखा रहे हो, या तुम उस विमेन से सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, तो क्या है? सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है। बात ठीक है, याद रहेगी। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपसे इतने अंदर का नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कहां पे डिफाइंड है। तो किस सेक्शन में डिफाइंड है? 75 में। सेक्सुअल हैरेसमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ मैन कर सकता है। लेकिन आउटरेज द मोडेस्टी कौन कर सकता है? मेन और विमेन दोनों कर सकती हैं। अभी तक आईपीसी में सिर्फ मैन कर सकता था, लेकिन अब कौन कर सकता है? मैन विमेन दोनों कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 76 असॉल्ट टू डिसरॉब। डिसरॉब का मतलब होता है किसी विमेन का कपड़े उतरवा देना, उसको तुम असॉल्ट कर रहे हो। किस लिए? डिसरॉब करने के लिए, कपड़े उतरवाने के लिए। तो उसकी सजा तुम्हें कितने मिलेगी? 3 से 7 साल की सजा मिलेगी और फाइन लगेगा तुम पे। वोयरिज्म किस सेक्शन में है? क्वेश्चन पूछेगा किस सेक्शन में वोयरिज्म है, तो सेक्शन 77 में। सेक्शन 77 में। पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाने कह रहा हूं, मतलब अभी तक जब तक आईपीसी थी, तो वोयरिज्म सिर्फ कौन कर सकता था? मैन कर सकता था। अब कौन कर सकता है? मैन और विमेन दोनों कर सकती हैं। कोई एक विमेन है, उस विमेन को तुम देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, उसके फोटोज निकाल रहे हो, कैप्चर कर रहे हो। कब?
जब वो किसी प्राइवेट एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है। प्राइवेट एक्टिविटी क्या हो सकती है? जैसे वो नहा रही है, जैसे वो वॉशरूम गई हुई है, जैसे वो कुछ कोई और भी काम, मान लो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है अपने आप से, और तुम उसको अगर और कब वो किसी प्राइवेट प्लेस पे कर रही है जहां पे वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको कोई और नहीं देख रहा होगा, और वहां पे तुम क्या कर लेते हो? तुम झांक रहे होते हो, तुम वीडियो कैप्चर कर रहे होते हो, तुम उसका फोटो निकाल रहे होते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम वेवरिज्म के सेक्शन में जाओगे। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 77। ये बात याद रहेगी। तो अगर वेवरिज्म में पहली बार तुम्हारा कन्विक्शन होता है तो तुम 1 साल से 3 साल तक के लिए जेल जाओगे और फाइन लगेगा। लेकिन अगर तुम दोबारा गए ना बाबू, तो तुम्हें 3 साल से तो शुरुआत होगी और 7 साल तक के लिए जेल जाओगे। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? हमने ये लिख भी दिया है प्राइवेट एक्ट का क्या मतलब होता है। अपने जेनाइटल्स को वो देख रही है या साफ कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, अपने ब्रेस्ट को एक्सपोज किए हुए है, वो वॉशरूम यूज कर रही है, वो नॉन पब्लिक सेक्स कर रही है, मतलब अपने आप से ही कुछ कर रही है, और तुम उसको देख ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा? तुम वेरिज्म कर रहे हो और तुमको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। किस सेक्शन में? सेक्शन 77 में मिलेगी। स्टॉकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार किसी लड़की ने, किसी विमेन ने कह दिया कि सी इज डिसइंटरेस्टेड, उसके बाद में भी तुम उसको मैसेज कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, उसके अकाउंट्स चेक कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? और स्टॉकिंग कौन कर सकता है? सिर्फ मैन कर सकता है। ठीक है? क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा कि स्टॉकिंग किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 78 में। ठीक है? इंसल्टिंग मोडेस्टी सेक्शन 79। मोडेस्टी ऑफ वुमेन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोडेस्टी होती है गरिमा, उसकी किसी विमेन की मर्यादा होती है, और उस मर्यादा को तुम इंसल्ट कर रहे हो। किससे? बाय वर्ड से। कोई ऐसा भद्दा सा गंदा सा साउंड निकाल रहे हो, उसकी प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हो, तो किस सेक्शन में जाओगे? सेक्शन 79 में जाओगे। ठीक है? कब तक के लिए? 3 साल तक के लिए, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ये बात याद रहेगी। तो ये था अपना ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन में सेक्सुअल असॉल्ट का, हम मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस देख लिया हमने, फिर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स देख लिया जो विमेन के खिलाफ यूज होता है। अब हम देखेंगे कि विमेन के खिलाफ मैरिज में कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले है डाउरी डेथ। किस सेक्शन में? एक सेक्शन नंबर पूछेगा, याद रखना। किस सेक्शन में है डाउरी डेथ? तो सेक्शन 80 में है डाउरी डेथ। ठीक है? तुम मतलब किसी विमेन का, जो मैरिड विमेन है, उसकी डेथ कॉज कर दी जाती है किसके द्वारा? बर्न के द्वारा है, कि उस बर्न से कोई इंजरी हो जाए, जिससे उसकी अननेचुरल डेथ हो जाए विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज। 7 साल शादी हुई और 7 साल के अंदर तुमको, या तुम जल के मर गई, या तुम्हारी कोई और अननेचुरल डेथ हो गई, तो तुम्हारे ससुराल वाले बेटा कहां चले जाएंगे? सब जेल चले जाएंगे। किस चीज में? डाउरी डेथ में। लेकिन इसके लिए सिर्फ अननेचुरल डेथ और ये सब होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसके पहले भी तुमने कभी क्रुएल्टी की हो, उसका कुछ हरेसमेंट क्या हो, और किस कंटेक्स्ट में? फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी। बात पे लोग ताने मारते हैं, लो तुम्हारी जेठानी के ससुराल मतलब मायके से तो 25 लाख रुपए आया था, तुम्हारे में तो 15 ही लाख दिए, और वो गाड़ी भी खराब वाली दे दिए। तो अगर इस तरह के भी टॉन्ट मारते हो तो किस में आ जाएगा? क्रुएल्टी में आ जाएगा, हरेसमेंट में आ जाएगा। तुम इनडायरेक्टली डिमांड ऑफ डाउरी कर रहे हो, और उसकी तुम्हें क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। किसमें? डाउरी डेथ के केस में। कब तक? 7 साल के ऊपर की सजा मिलेगी, या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है? डाउरी क्या होती है? डाउरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें होता है कि कोई भी चीज इन दी
कंसिडरेशन ऑफ मैरिज दिया जाए या लिया जाए तो वो डाउरी है। ठीक है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड अपने वाइफ से कह रहा है कि तुम अपने पापा से 20 लाख रुपए मांग लो, मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस खोलूंगा, मैं बिजनेस खोलूंगा। रोज कहता है, सुबह सो के उठता है तब कहता है, सोने जा रहा होता है तब कहता है, वाइफ से रोज कहता है कि यार तुम 20 लाख रुपए अपने पापा से मांग नहीं रही हो, मम्मी से कह दो अपना गहना बेच करके दे दे 20 लाख रुपए। क्या ये डाउरी डेथ की क्रुएल्टी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बताओ श्वेता सोनकर। नहीं आएगा, ये डाउरी नहीं है। अगर हस्बैंड, सुनो, बहुत सारे केसेस में कहा गया, हिंदू लॉ जब हम पढ़ाएंगे कभी, ये इसमें नहीं पूछेगा बीएनएस में, लेकिन हिंदू लॉ में बहुत सारे केसेस हैं जिनमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हस्बैंड भाई साहब हैं, ये अपनी वाइफ से ये कह सकते हैं कि वो अपने बाप से, अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर के आए बिजनेस ओपन करने के लिए, और ये डाउरी में नहीं आएगा। ठीक है। डाउरी होती है कंसिडरेशन इन रिगार्ड ऑफ मैरिज। तुम सिर्फ शादी की वजह से अगर पैसा मांग रहे हो कि मैं मेल हूं तुम फीमेल हो, तुम मुझको पैसा दो क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है, सिर्फ इस वजह से अगर तुम पैसा मांग रहे हो तो डाउरी है। लेकिन तुम पैसा इसलिए मांग रहे हो कि तुम बिजनेस खोलोगे तो डाउरी नहीं है। ये बात याद रखना। ठीक है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस में बात बताई गई है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 81। अच्छा, एक चीज तो मैं सेक्शन 80 डाउरी डेथ में बताना भूल गया कि ये जो क्रुएल्टी और हैरेसमेंट हो, ये सून बिफोर डेथ होना चाहिए। सून बिफोर डेथ, सून बिफोर डेथ होना चाहिए। अब सून बिफोर डेथ को सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में एक्सप्लेन किया है। मैं इसको आपको एक स्लाइड जोड़ करके बताता हूं। सून बिफोर डेथ, एक केस हुआ मुस्तफा शादल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कब का केस है? 2013 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया? सून बिफोर डेथ को, सून बिफोर डेथ, डाउरी डेथ में, और बताया कि सून बिफोर डेथ का मतलब होता है कि प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक। ठीक है। मतलब तुमने 6 महीने पहले अपनी, तुमने नहीं, मान लो कि तुम्हारे तुम एक मेल हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने या तुम्हारे बुआ ने, मान लो तुम्हारी बुआ आई और तुम्हारी बीबी को, वाइफ को ये टॉन्ट मार के गई, तुम्हारे बीबी के साथ क्रुएल्टी करके गई कि जाओ तुम अपनी मायके से लाई ही क्या हो, सिर्फ 25 लाख रुपए लाई हो, हमारा लड़का इतना कमाता था, 25 लाख रुपए में क्या होता है, मतलब दुनिया भर का सुना उना करके गई। ठीक है। 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद ये मर जाती हैं, वाइफ मर जाती है, डेथ हो जाती है इसकी, और अभी 7 साल नहीं पूरे हुए हैं मैरिज को। क्या डेथ हो, ये सून बिफोर डेथ हुआ? द आंसर इज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमेट लिंक होना। 6 महीने बहुत होते हैं। मतलब आज तुमने कहा, 5 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, बर्न लगा लिया, आग लगा ली अपने आप को, तो सून बिफोर डेथ होगा। ये नहीं 6 महीने पहले बुआ जी ने कुछ कहा था तो उसके एवज में आज हमारी बीवी फांसी लगा रही है तो वो डाउरी डेथ में जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हमको ये चीजें समझनी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कैसे दे रहा है।
ठीक है, किस केस में सब बात बताई गई? मुस्तफा सादल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। याद रहेगा सबको? इसमें जो कन्विक्शन होगा, डाउरी डेथ वाले में कन्विक्शन होगा, मैंने बता दिया कि कन्विक्शन तभी पॉसिबल है जब डिमांड ऑफ डाउरी से रिलेटेड कोई क्रुएल्टी की गई हो और वो क्रुएल्टी हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के द्वारा की गई हो। किस एवज में? इन डिमांड ऑफ डाउरी। तब सिर्फ डाउरी डेथ में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है? याद रहेगा। डिसीटफुल कोहैबिटेशन एज मैरिज। तुम किसी विमेन को बहला फुसला करके ये झांसा दे करके तुम्हारे साथ मैरिज हुई, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में या मुस्लिम मैरिज में या क्रिश्चियन मैरिज में, सब में अपना एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है मैरिज करने का। या तो तुम जाकर के सेकुलर मैरिज करो। सेकुलर मैरिज में तुम मतलब भारत के कानून के हिसाब से करो, तुम कोई रिलीजियस उससे मत करो। लेकिन अगर तुम रिलीजियस कनोटेशन देना चाहते हो मैरिज को, तो तुम्हें रिलीजियस में जो रिचुअल फॉलो करने होते हैं वो फॉलो करोगे, तब मैरिज मानी जाएगी। तुम एक मेल हो, तुमने एक फीमेल को क्या पहना दिया? फूलों की हार पहना दी, और उसको भी तुमने कहा कि तुम मुझको भी पहना दो, मतलब गार्लैंड एक्सचेंज कर लिया तुमने। और फिर तुम उसको बता रहे हो लेडीज को कि अब तो हम लोग हस्बैंड वाइफ हो गए, अब चलो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो ये मैरिज हुई कि नहीं हुई? अभी ये मैरिज नहीं हुई। और तुम ये क्या कर रहे हो? डिसीटफुल कोहेबिटेशन कर रहे हो एज मैरिज, ठीक है? और अगर लड़की के घर वाले केस कर दें और लड़की भी घर वालों के साथ खड़ी हो जाए, तो तुम्हें कितना सजा मिलेगी? अप टू 10 ईयर सजा मिलेगी, या एंड फाइन मिलेगी, ठीक है? इसलिए शादी करना, अगर तुम हिंदू हो तो पंडित जी को जरूर बुलाना, ठीक है? फिर जाकर के कोहेबिट और इंटरकोर्स करना। नाउ बाईगेमी, अगर तुम्हारी स्पाउस जिंदा है, अगर तुम्हारा स्पाउस जिंदा है और उस स्पाउस के जिंदा होते हुए भी तुम दूसरी मैरिज करते हो, तो वो पहली बात तो मैरिज वाइड है, लेकिन उस मैरिज को करने के एवज में तुम्हें 7 साल की सजा मिलेगी, अप टू 7 ईयर सजा मिलेगी एंड फाइन लगेगा। तो क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा कि बाईगेमी किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 82 में है ऑफ बीएनएस। बाईगेमी को प्रोहिबिट किया गया, ठीक है? बाईगेमस मैरिज का स्टेटस क्या होता है? तो वाइड होती है वो मैरिज। क्या होती है? वाइड होती है। ये बात भी याद रखना, ठीक है? फ्रॉडलेंट मैरिज सेरेमनी सेक्शन 83। ऐसी कोई मैरिज सेरेमनी एग्जिस्ट नहीं करती है जो तुमने परफॉर्म कर ली, तो उससे लॉफुल मैरिज फॉर्म होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। समझ पा रहे हो? नंबर एक, सेक्शन 84। तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, मान लो दो दोस्त हो, दो दोस्त हैं ए और बी। बी की अभी जल्दी जल्दी शादी हुई है और इसकी वाइफ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और इसने, बी ने गलती किया क्या? इसने ए को इनवाइट कर लिया कि घर पे भाई आना, खाना वाना खाना, हमारी शादी हुई है। और ए को क्या हुआ? बी की बीवी बहुत पसंद आ गई। वो उसकी बी की बीवी को क्या कर लिया? इंटाइस कर लिया। इंटाइस करना मतलब पटा लेना, या उसको डिटेन कर ले गया मैरिड विमेन को। किस चीज के लिए? फॉर इलिसिट इंटरकोर्स।
तो उसको क्या मिलेगा बेटा, अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। ठीक है, अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। ये बात ठीक है, याद रहेगी। सेक्शन 85 बात करता है क्रुएलिटी की। क्रुएलिटी किसके द्वारा, क्रुएलिटी बाई हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। तो उसकी सजा कितनी मिलेगी, अप टू 3 years एंड प्लस फाइन। लेकिन सेक्शन 85 में क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं किया गया है, इसमें पनिशमेंट बताया गया है। और क्रुएल्टी करेगा कौन ये बताया गया है। तो क्रुएल्टी कौन करेगा, या तो हस्बैंड करेगा या तो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड करेंगे। रिलेटिव ऑफ हस्बैंड कौन होते हैं, हस्बैंड के मम्मी पापा होते हैं, हस्बैंड के भाई बहन होते हैं, हस्बैंड की भाभी होती है, हस्बैंड की जीजा होते हैं, हस्बैंड की बुआ होती हैं, मतलब सारे रिलेटिव होते हैं। अगर वो लोग करते हैं क्रुएल्टी विमेन के साथ तो उनको कितनी सजा मिलेगी, अप टू 3 years, अप टू 3 years की सजा मिलेगी और प्लस फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। क्रुएल्टी को डिफाइन कहां पे किया गया है, सेक्शन 86 में डिफाइन किया गया है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रुएल्टी होता क्या है, क्रुएल्टी एक ऐसा कोई भी कंडक्ट है जो उस विमेन को फोर्स करे किस चीज के तरफ, कि वो जाके सुसाइड कर ले, या वो उसको कोई ग्रेव इंजरी लग जाए, या उसको हरसमेंट करो प्रॉपर्टी के लिए, या डाउरी को भी डिमांड करो, तो क्या हो जाएगा, वो क्रुएल्टी हो जाएगी। क्रुएल्टी जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल ही हो, क्रुएल्टी इमोशनल क्रुएल्टी होती है, मेंटल क्रुएल्टी होती है, साइकोलॉजिकल क्रुएल्टी होती है, बहुत सारी तरीके की क्रुएल्टी होती है। ठीक है, सेक्सुअल क्रुएल्टी भी होती है, याद रखना। सेक्शन 87, अगर किसी विमेन को किडनैप किया जाता है, एब्डक्ट किया जाता है, किस चीज के लिए, मैरिज के लिए या इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो पनिशमेंट किस सेक्शन में मिलेगी, सेक्शन 87 में मिलेगी। ठीक है, अब तुम उसको चाहे धमका करके लाओ, चाहे डरा करके लाओ, चाहे जो करके लाओ, इंटेंट क्या होना चाहिए, फॉर मैरिज, या उसको सिडक्शन के लिए फोर्स किया, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के, सिड्यूस किया जाना, बहला फुसला करके उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार करना। ठीक है, तो उसकी कितनी सजा मिलेगी, अप टू 10 year एंड प्लस फाइन मिलेगा। ये बात याद रहेगी सबको। नाउ वी विल डील विद काजिंग मिसकैरेज से। मिसकैरेज मतलब वो चिल्ड्रन वगैरह से, बच्चे जो पैदा होते हैं उनसे रिलेटेड चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे के ये जितने भी सेक्शंस हैं इनमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि मिसकैरेज किस सेक्शन में है, तो सेक्शन काजिंग मिसकैरेज के सेक्शन में सेक्शन 88 में है, बस इतना ही पूछेगा और बाकी कुछ उसमें पूछेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब ना कभी कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे, ये श्योर शॉर्ट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला सेक्शन 93 का, कि एक्सपोजर और अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड, तो इसका क्या मतलब होता है। जब देखो ध्यान से सुनो तुम माँ बाप हो, तुम पेरेंट हो, ठीक है, तुम या तुम किसी बच्चे के केयर कस्टडी में हो, में रखे हो किसी बच्चे को, और उसको तुम क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। ठीक है, उसको कहीं सुनसान जगह पर छोड़ आते हो कि वो मर जाए वहां पर। ठीक है, तो तुमको कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की सजा मिलेगी। तो ये क्वेश्चन मतलब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड को किस सेक्शन में डील किया गया है, तो किस सेक्शन में डील किया गया है, सेक्शन 93 में डील किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 94, आजकल जो ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में गंदगी मची हुई है कि लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद में बच्चा पैदा हो जाता है और उसको सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ कराते हैं किसी मंदिर के किनारे, किसी कूड़ेदान में, कहीं ऐसे। तो ये करोगे तो उसके लिए भी सजा की प्रोविजन कहाँ पे किया गया है, सेक्शन 94 में किया गया है। ठीक है, अभी ये नया प्रोविजन मतलब ये प्रोविजन जोड़ा गया है कि हायरिंग और एम्प्लॉइंग चाइल्ड फॉर ऑफेंस, किसी चाइल्ड को, जैसे मान लो कि हमको पता है कि
6 साल का बच्चा अगर किसी को मारेगा तो उसको कोई ऑफेंस नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डॉली, ये इनकैपेक्स है, ठीक है। अब इसको तुमने हायर कर लिया, इसको तुम पैसे वैसे दे रहे हो या इसके बाप को पैसे दे रहे हो कि भाई तुम अपना बच्चा भेज दो और ये कर दे, तो उसको तुम एम्प्लॉय कर रहे हो तो तुम्हें 95 में क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना, ओके। सेक्शन 96 प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड। पहले सिर्फ विमेन चाइल्ड यानी गर्ल चाइल्ड की बात होती थी, अब चाइल्ड की बात हो रही है। इसमें बॉय एंड गर्ल अब दोनों आने लगे हैं, तो ये वाली बात याद रखो। प्रोक्योरेशन ऑफ, और किस चीज़ के लिए, इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। और फिर उसके बाद में सेक्शन 98 अपना इंपॉर्टेंट है, 97 नहीं। तो सेलिंग चाइल्ड फॉर प्रोडक्ट, चाइल्ड मतलब बॉय एंड गर्ल दोनों, बॉय एंड गर्ल दोनों। पहले सिर्फ विमेन होती थी यानी गर्ल होती थी, अब बॉय और गर्ल दोनों है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो, ठीक है। बाइंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इसमें सेलिंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन है 98 में, और 99 में बाइंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मतलब सिर्फ गर्ल चाइल्ड नहीं है, बॉय चाइल्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। ये बात याद रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। अब फीमेल कितने साल से नीचे की होगी, 18 साल के नीचे की होगी, तो उसको प्रोस्टिट्यूशन ब्रोथल मैनेजर या जो भी होंगे, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर तुम उसको परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो तुमको सजा इन सब में मिलेगी, ठीक है, याद रहेगा। अब इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है कि जो मैरिज के बगैर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो क्या होता है, इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, याद रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। हम ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑफेंसेस जो लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो लाइफ को अफेक्ट करता है तो सबसे पहले वो कल्पेबल होमिसाइड। और कल्पेबल होमिसाइड में बताऊं उसके पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग। होमिसाइड का मतलब होता है, होमिसाइड किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। मतलब एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को मारना क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है, ठीक है। फिर से बोलता हूं, एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को मारना होमिसाइड कहलाता है। अब ये होमिसाइड जो होता है इसको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है वो ध्यान से सुनो। होमिसाइड दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है अनलॉफुल, अनलॉफुल जिसको अभी हम लोग अपने इसमें पढ़ेंगे, सेक्शन 100 में, 101 में, इन सब में पढ़ेंगे। और एक होता है लॉफुल, लॉफुल होमिसाइड लॉफुल भी होता है, ठीक है। अब अनलॉफुल में आते हैं, पहले लॉफुल में बता देता हूं क्या क्या आता है। लॉफुल में दो चीजें आती हैं कि एक एक्सक्यूजेबल होता है, एक एक्सक्यूजेबल होता है, एक जस्टिफाएबल होता है, जस्टिफाएबल। जैसे तुमने किसी अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए किसी इंसान को मार दिया, वो जस्टिफाएबल है, ठीक है, वो जस्टिफाएबल सेक्शन 34 बताता है। सेक्शन 34 से 44 तक अगर हम तुमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए किसी को मारा है तो जस्टिफाएबल, ठीक है। एक्सक्यूजेबल, सेना का जवान जो खड़ा हुआ है सीमा पर, बॉर्डर पर, वो जब दुश्मन देश से वार हो रहा होता है, बैटल हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, तब उसके सैनिकों को मार देता है तो क्या है, एक्सक्यूजेबल है। क्यों? क्योंकि वो इसी काम के लिए रखा गया है कि मार देना है, ठीक है। अब बात आती है अनलॉफुल में। अनलॉफुल में कौन कौन लोग आते हैं उसको हम देखेंगे। यार मुझसे हो नहीं पा रहा, एकदम से तबीयत थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रही है। अब हम ये क्लास को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं अभी पे, और हम लोग 3 दिन बाद मिलेंगे। अभी ये दिवाली वगैरह आराम से आप लोग कर लो, उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। कब मिलेंगे डेट में बता देता हूँ, 22 तारीख को। 20 को दिवाली है, 20, 21, 22 वो भाई दूज वगैरह होता है, उसके बाद में लोग पूजा वूजा करते हैं। 22 तारीख को मिलेंगे, 22 तारीख को, ठीक है। सॉरी, नहीं हो पा रहा मुझसे अभी।
बहुत मुश्किल हो रही है। आई एम सॉरी।